हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो अभी नीट के फॉर्म भी रिलीज़ हो चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी कि अब तो फॉर्म भी आ गए हैं। हम डेली प्लानर बनाते हैं कि हम इतना कर लेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे या ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, इतना पोर्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ हो भी नहीं पा रहा है। सो इफ़ यू रियली वांट कि बच्चे हुए दिनों में आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आया, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जो जो बताऊंगी उसे अच्छे से सुनना और फॉलो करना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सुनने से तो कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर रेडी टू फॉलो एवरीथिंग जो जो मैं बताऊंगी, देन डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हो। आई विल टेल यू द लास्ट 80 डेज स्ट्रैटेजी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना, जो कि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ बता दूंगी कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, बट वो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा। जो एक्चुअल में आप कर सकते हो, जितना पॉसिबल है वही बताऊंगी, और इतना तो आपको मिनिमम करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। सो सब कुछ अच्छे से फॉलो करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी कुछ मैं बताऊंगी वो सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब। तो आप लोग वहाँ से लेके कर सकते हो, और मैंने खुद अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी थी। सो आई विल टेल यू द रिसोर्सेज जो एक्चुअली वर्क करते हैं, जो नीट के लिए बहुत अच्छे हैं, जहाँ से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है एंड जो लास्ट के 80 डेज में आपको करने चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एंड एक्चुअल स्ट्रैटेजी पे आने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका लास्ट के 80 डेज में सिलेक्शन हो, तो सबसे पहले आप लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा दैट यू गाइज विल नॉट गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ भी हो जाए, अगर आप स्टार्ट करोगे तो बीच में गिव अप नहीं करोगे। इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे कि एक महीने बाद ये सोच लो कि अब नहीं हो सकता और छोड़ दो। लास्ट के 80 डेज है, पूरा कंसिस्टेंटली जो मैं बता रही हूँ फॉलो करोगे, अपना 100% दोगे, बीच में कोई भी नहीं गिव अप करेगा। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगेगी, एंजाइटी होने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है आप और कम करते जाओगे, जबकि आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो आगे धीरे धीरे टाइम के साथ और बढ़ानी है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा करना है अपने प्रिपरेशन के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा करने की जगह और कम करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें डर लगने लगेगा। तो ये सब नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं डरना। यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड, तभी होगा। ठीक है, मुश्किल ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत आराम से 80 दिन में कर लोगे, नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स 2-2 साल बच्चे लेते हैं, कुछ 1 साल भी लेते हैं। लेकिन अगर आपको 80 डेज में करना है तो मेहनत तो लगेगी, विदाउट मेहनत तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हो ही नहीं सकता, करना चाहो तो हो सकता है। तो पहली चीज़ की, अगर आप लोग अब स्टार्ट करो या आपने कर रखा है बट इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो लास्ट के 80 डेज में कोई गिव अप नहीं करेगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, गिव योर बेस्ट। ठीक है, एंड सेकेंडली आपको 12 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि 6-7 घंटे पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं, मिनिमम 12 घंटे आपको पढ़ने हैं। हो सके तो 13-14 तक आप ले जा सकते हो अगर आपका हो रहा है तो। ठीक है, बट मिनिमम 12 तो सबको ही करना पड़ेगा। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी तो मेरे पास 4 मंथ थे। मैंने जनवरी में स्टार्ट करी थी, तो उन 4 महीने में मैंने डेली मिनिमम 12 आवर्स की स्टडी तो रखी थी, एंड कभी 13 भी हो गया था, कभी 14 भी। तो 12 to 14 रहता था, बट 12 तो मिनिमम था। तो इतना तो आपको करना है। सेकेंडली, अब आपको अपना सिलेबस जो कंप्लीट करना है वो मार्च एंड तक कंप्लीट करना है एट एनी हाउ। ठीक है, ऐसे नहीं कि अप्रैल में नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट अप्रैल में आपका जो करने का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। आप ज़्यादातर टाइम आप अपने मॉक टेस्ट दोगे और आप उसको रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, उसकी इंप्रूवमेंट करोगे। तो आपका जो पूरा दिन है वो उसी में निकल जाएगा, तो आपको सिलेबस करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपका एक आधा चैप्टर बचा है, कोई छोटा सा पोर्शन बचा है, ठीक है, कोई टॉपिक बचा है, तो उतना तो आप अप्रैल में कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि अप्रैल आपके पास सिलेबस कंप्लीशन के लिए। उसमें तो चाहे आपने मार्च में जितना भी करा हो, आपका 70% सिलेबस हुआ हो, 60% हुआ हो, आपका यही फोकस रहेगा कि आप उस सिलेबस को पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, आप उसके मॉक टेस्ट दो, उसको रिवाइज करो, अपनी गलतियाँ देखो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बचे हुए टाइम में अगर आपको मिलता है तो आप अपना थोड़ा बहुत पोर्शन साथ साथ कर सकते हो, बट मार्च एंड तक तो आप अपना जितना सिलेबस कर सकते हो उतना खींचो। सो वॉट यू गाइज कैन डू, एक पेपर पे लिख लो कि कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपके रहते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम जीरो पे तो यार देखो कोई भी नहीं होने वाला इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन जनवरी में तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दी होगी। और कुछ भी नहीं, चाहे बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ ना होता हो, लेकिन बायो तो आपको एटलीस्ट आती होगी। ठीक है, 40-50% बायो तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी अभी तक। सो जस्ट मेक अ लिस्ट कि कौन कौन से चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिसने जितने जितने कर रखे हैं उस हिसाब से आप अपनी एक लिस्ट बना लो। ठीक है, कि ये चैप्टर्स आपको करने हैं। अब आपको ये सारे चैप्टर्स 50 डेज के अंदर कंप्लीट करने हैं। सो अब डिवाइड कर लो कि इस वीक में मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, इस वीक में मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, इस वीक में इतने करने हैं। ठीक है, ऑन योर कैपेबिलिटी, आपको पता है कि आपको कौन से चैप्टर में कितना आता है और आपको कितना टाइम लगेगा उस चैप्टर को करने में। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिवाइड कर सकते हो। सो अगर आपका जितना भी पोर्शन रहता है वो इजीली आप 50 डेज में डिवाइड कर पा रहे हो, कंप्लीट कर पा रहे हो, तो उसे ऐसे ही फॉलो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, उसके बाद भी कुछ चैप्टर्स रह गए जो नहीं कर पा रहे आप, 50 डेज में आपका सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप प्रायोरिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो एंड बायो को लेस दो। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि बायो तो है वो आप अप्रैल में भी इजीली कर लोगे,
देखिए वो हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर आपका एक भी चैप्टर रह गया ना, तो वो अप्रैल में होना बहुत मुश्किल है। बायो का तो अगर आपका एक चैप्टर रह गया तो आप इजीली कर लोगे अप्रैल में 2 दिन में। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपका एक चैप्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री का रह गया ना, वो 1 हफ्ता ले जाएगा आपको करने में। ऊपर से आपको स्ट्रेस हो होगा कि हाँ मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, इसके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, इतना टाइम नहीं लेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करो। ठीक है, बायो के आप 1-2 ईजी चैप्टर्स छोड़ सकते हो, उसकी जगह केमिस्ट्री और फिजिक्स को प्रायोरिटी दो। सो आफ्टर मेकिंग योर टाइम टेबल, अब बात करते हैं कि आपने एक वीक में जितने भी चैप्टर्स आपने लिखे हैं, अब उन चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है उस पर सुनो। फर्स्टली गो विद द वन शॉट्स। उम्मीद की या प्रेजेंट की, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जिन टीचर का आपको समझ में आ रहा है, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको किसी और टीचर का भी करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। आप नितेश सर के भी वन शॉट देख सकते हो, आप बाकी चैनल्स के भी देख सकते हो। ठीक है, जहाँ से आपको यूट्यूब की वन शॉट से समझ में आ रहा है वहाँ से कर लो। ऐसा मत सोचना कि वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता। आपके पास टाइम है डिटेल करने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं। अगर डिटेल के पीछे जाओगे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ ना करने से तो बेटर है कि वन शॉट से कुछ तो हो रहा है वो तो कर लो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन सारी वन शॉट से करी उम्मीद के बैचेस से। ठीक है, मैंने उम्मीद बैच के ही सारे लेक्चर लिए थे, उससे ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने कोई डिटेल लेक्चर नहीं देखा आज तक। वन शॉट में आपको जितना पढ़ाया जाता है वो नीट के लिए एकदम इनफ है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना, आपके पास टाइम ही नहीं है। जितना नीट में आएगा, जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो सब कुछ उधर करवाया जाता है। एंड उतना ही आपके पास अभी टाइम है कि आप उतना ही कर सकते हो। डू नॉट वरी एंड अच्छे से वन शॉट्स को देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ठीक है, वहाँ से आपने लेक्चर समझ लिया, अब उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब वो कहाँ से करनी है? इफ़ यू हैव एनी डीपीपी मॉड्यूल जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड नीट लेवल के क्वेश्चन हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो, तो आप वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच की पीडीएफ मिल जाएगी। यू विल गेट इट गूगल ड्राइव। ठीक है, उधर जाओगे तो उधर आपको बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कर सकते हो। उधर से आप तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने एक चैप्टर के। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के लिए मैं यही बोलूँगी 80 to 100 मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अभी। बिकॉज इतने तो प्रैक्टिस आपको चाहिए एक चैप्टर की। इससे कम करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। आप कर भी लोगे प्रैक्टिस, बट आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मुझे आता है नहीं आता, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं होंगे। सो टू गेट दैट कॉन्फिडेंस आपको उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब आपको एक काम करना है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो 80 to 100 हर चैप्टर के, तब जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता या ये कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको सर्कल कर लो या स्टार मार्क कर लो। ठीक है, उसको अलग से आपको हाईलाइट करना है। अब ऐसा करना क्यों है? देखो, उसका रीज़न ये है कि अभी आप जब आगे बाद में रिवीजन करोगे तब आपके पास बहुत कम टाइम होता है। आपके पास 1 घंटा होता है या 2 घंटे आप रख दो रिवाइज करने के लिए, तब आपको समझ नहीं आता कि रिवीजन करें कैसे। आपका सारा टाइम नोट्स को रिवाइज करने में निकल जाएगा। आपको ये समझने का क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से करना है, कितने करना है, टाइम ही नहीं मिलेगा। सो टू मेक दैट थिंग ईजी, अभी आपको उन क्वेश्चंस को सर्कल या स्टार मार्क करना है। सो रिवीजन में फिर आपको क्या करना है आगे जाके, आपके पास जितना भी टाइम आप रख रहे हो, 15 से 20 मिनट में आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो या आप अपने शॉर्ट नोट्स रीड कर रहे हो या माइंड मैप्स रीड कर रहे हो। सो थ्योरी रीड कर ली, उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि रिवीजन विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई यूज़ नहीं है। अगर आपने सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ ली तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे या फिर आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अब जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप उन्हीं क्वेश्चन की कर लोगे अगर, कि जो आपको पहले से आते हैं या जो आपसे पहले भी हो गए थे, तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में हो गए थे वो आपसे सेकंड टाइम भी हो जाएंगे, वो आपसे नीट में भी हो जाएंगे। प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट टाइम नहीं हुए थे, क्योंकि वही वो क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट टाइम भी डबल करेंगे और आपके मार्क्स उधर ही कटेंगे। तो आपका मोटिव यही है कि जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए आपको उन्हें सीखना है। सेकंड टाइम रिवाइज करो। सपोज आपसे फर्स्ट टाइम में आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे और आपसे 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो उन 30 की प्रैक्टिस करोगे आप। अब इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आप जब रिवीजन करते हो तब आपके पास 30-40 मिनट्स का छोटा सा ही टाइम पीरियड होता है। तो एक तो 30 क्वेश्चन उतने जो है आपके 30-40 क्वेश्चन जो भी आपके निकलेंगे वो उस टाइम पीरियड में आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जितने आपसे सॉल्व हो पाएंगे। सेकेंड थिंग कि वो क्वेश्चन है जो आपके नहीं हुए थे या वो क्वेश्चन है जिनको आपको एक्चुअली में टारगेट करना है, जिनको आपको सीखना है। कोई भी 40 क्वेश्चन कर लोगे उस टाइम में जो आपसे पहले भी हो गए थे, तो उससे तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। अब की बार आप वो 40 क्वेश्चन कर रहे हो, वो 30 क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट देंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन है जो आपको कुछ सिखाएंगे, जहाँ पे आपकी गलतियाँ आपको पता लगेगी और एक्चुअल में रिवीजन आपकी अब होगी। सो आप उन्हें प्रैक्टिस करोगे एंड सपोज अगर आपने दोबारा करे, उसमें आपके फिर से 10-15 क्वेश्चन ऐसे निकल गए जो आपसे नहीं हुए, तो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करोगे तब उन 10-15 को करोगे। तो इसी तरह आपको उन क्वेश्चन को टारगेट करते रहना है जो आपसे नहीं हो रहे। जो हो गए वो हो गए। ठीक है, तो अपनी जो प्रिपरेशन के रिसोर्सेज है उसको आप कंसाइज करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, नहीं हो पाएगा। नीट से पहले जब आपको सब कुछ सारा सिलेबस रिवाइज करना होगा, तब आपके पास टाइम नहीं होगा हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन देखोगे।
तब आपको ऐसा करना होगा कि आप एक चैप्टर के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे देख लो जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो रहा है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे तो होगा, आप शुरू से ही उन क्वेश्चंस को सर्कल करते रहो, जो आपसे नहीं हो रहे, फिर सेकंड टाइम करो, फिर थर्ड टाइम करो। इस तरह करके एक टाइम आएगा जब आपके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचेंगे, उन्हें आपको देखना होगा नीट से पहले, तभी आपकी एक्चुअल में रिवीजन होगी। अगर आप आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करो ना किसी चैप्टर के, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं आएगा जब आप दोबारा 50 कर पाओगे, क्योंकि आगे आगे आपको चीज़ें टफ ही लगती रहेगी। आपको लगेगा यार इतना सब कुछ रिवाइज करना है, ये भी भूल रहा हूँ, वो भी करना है, ये भी करना है, तो इतना टाइम आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो आज अगर आप किसी चैप्टर के लिए जितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप उससे कम ही कर पाओगे। इतना टाइम तो आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको पहली बारी में मिलेगा अभी करने के लिए। तो अपने रिसोर्सेज को कंसाइज करना शुरू कर दो। अभी से सोच लो कि अभी मैं इतना कर रहा हूँ, आगे मुझे इतना 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 करना है, इतना तो नहीं हो पाएगा दोबारा। सो उस चीज़ हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो। थोड़ा आलस ज़रूर आएगा क्वेश्चन को सर्कल करने में या स्टार मार्क करने में, बट प्लीज़ ये आलस मत करना, बिकॉज अगर अभी आलस कर दिया तो जब रिवीजन करने का टाइम आएगा ना, तब समझ में आएगा कि क्या करें, और तब आपको फिर आएगी एक्चुअल प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम ना आए, सो अभी से आप स्टार मार्क करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस को। एंड अगर आपको शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। फॉर नोट्स ऑल्सो आपको बनाने की नीड नहीं है, आप एनसीईआरटी को ही रीड करो जितनी बार हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायो के लिए। एंड फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आपको चाहिए तो PWMTC बुक्स की PDF भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप उन्हें ले सकते हो, वहाँ से आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो। या फिर जो भी आप अगर उम्मीद के या प्रचंड के आप लेक्चर्स देख रहे हो तो वहाँ के नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको बैचेस में मिल जाएंगे अपलोडेड। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वहाँ से कर सकते हो, बट बनाने की नीड नहीं है। एनसीईआरटी करो। उसके अलावा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नोट्स आप चाहे बैच के ले लो या PWMTC से कर लो, दोनों ठीक है। तो अभी तक मैंने बताया कि आपने लेक्चर लेना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन कैसे करनी है वो भी बता दिया, नोट्स नहीं बनाने। सो अब इसके बाद आपको देना है टेस्ट, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकता है ना इस टाइम पे आपको टेस्ट देना है, बिकॉज वही आपकी एक अल्टीमेट की है। इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि हमें नहीं आता, हमारी प्रिपरेशन बहुत कम है, टेस्ट देके क्या करेंगे, मार्क्स नहीं आएगा, डीमोटिवेशन नहीं होनी है, कोई यूज़ तो है नहीं, वही मार्क्स आए जा रहे हैं, उसी जगह पे स्टक हो गया है, क्यों दे। ये सारे थॉट्स आ रहे होंगे आपके मन में, मेरे मन में भी आते थे, ठीक है। बट ये बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप इन थॉट्स की वजह से आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, वो गलती मत करो। कुछ भी हो जाए, चाहे आपको जितना भी आता हो, कम आता हो, ज़्यादा आता हो, बट यू हैव टू गिव द टेस्ट। मॉक टेस्ट इस टाइम पे देना है, पार्ट टेस्ट तो फरवरी में, एंड मार्च से तो आपको फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। अगर मार्च से भी नहीं चाहो तो मिड मार्च से आपको करने पड़ेंगे। अब शुरू के 2 हफ्ते ले सकते हो मार्च के और पार्ट टेस्ट देने के लिए, बट मिड मार्च से तो आपको फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। इतना तो आपको स्टार्ट करना है, बिकॉज बिना टेस्ट दिए आपका नहीं होगा सिलेक्शन। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरे मार्क्स एक रेंज में स्टक हो गए थे, मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मैंने ये सोचा कि यार मॉक टेस्ट दूंगी, वही मार्क्स आएंगे, डिमोटिवेशन होगी, इससे बेटर इस टाइम पे कुछ पढ़ लूँ। और मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए और मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं। फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट था तब मैंने जितने, तब भी मेरे मार्क्स ऐसे नहीं आते थे, मेरा तब भी स्टक हो गया था स्कोर। बट चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जितने हो सकता था मैंने उतने मॉक टेस्ट दिए, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, एंड लास्ट मंथ में वीक में 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट भी दिए। तो मैंने एक ही चीज़ सोच ली थी मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी प्रिपरेशन कैसी भी हो, मॉक टेस्ट मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझसे जितना होगा मैं उतने मॉक टेस्ट दूंगी। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, एंड स्कोर ऐसा कभी किसी में आया नहीं, 550 to 600 के अराउंड ही रहा था सारे मॉक टेस्ट में मेरा। बट स्टिल मैं देती थी नेक्स्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। और देते देते मेरा नीट में 666 आया, जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि कभी मॉक टेस्ट में 600 भी क्रॉस नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्कोर था वो। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए, बेशक मुझे उसका रिजल्ट इंस्टेंट मॉक टेस्ट में नहीं मिला, आज मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मैं उसे एनालाइज कर रही हूँ, मैं अपनी गलतियाँ भी इंप्रूव कर रही हूँ, और जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो मेरा स्कोर वही उसी रेंज में आ रहा है, मेरे को कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही मेरे मार्क्स में। तो मुझे बहुत बुरा लगता था सोचकर कि मैं सब कुछ कर रही हूँ बट मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। बट तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे मार्क्स एकदम से इंप्रूव नहीं हुए किसी मॉक टेस्ट में, ना ही मुझे उसका रिजल्ट मिला मॉक टेस्ट में, बट मुझे जहाँ चाहिए था नीट में मुझे वहाँ मिला। और जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिए वो सब कुछ वर्थ इट है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन सिमिलर आए थे जितने मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ मैंने मॉक टेस्ट दे दिए, तब आज मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे और मेरे से वो गलती नहीं होगी जो मैंने मॉक टेस्ट में करी थी। सो सेम थिंग विल हैपन विद यू ऑल्सो। बिल्कुल भी मत डरो कि यार हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई, कुछ नहीं होगा। जस्ट गिव द मॉक टेस्ट एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स। मॉक टेस्ट देते रहोगे, गलती एनालाइज करते रहोगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, एंड बहुत अच्छे से होंगे। जितना आप खुद से सिर्फ सिलेबस पढ़ोगे ना, उतने कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली उससे। ऑफकोर्स वो ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट छोड़ के सिर्फ सारा दिन अपना पढ़ाई कर रहे हो, उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगी। जितनी आप मॉक टेस्ट दोगे, अपनी गलतियाँ पता लगेगी आपको, और उसे इंप्रूव करोगे, तब आपके मार्क्स में जितनी इंप्रूवमेंट होगी उसके कंपैरिजन में नहीं हो सकती। आप खुद से जितना मर्जी पढ़ लो, वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना आपको एक मॉक टेस्ट सिखा देगा। सो मॉक टेस्ट आर वेरी नेसेसरी। सो जस्ट गिव द मॉक टेस्ट जितना भी हो पा रहा है। ना देने से तो कुछ भी नहीं होगा, दोगे तो कुछ तो सीखोगे, कुछ तो जितना भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा
उतनी की तो प्रैक्टिस होगी, उसकी तो गलतियाँ पता लगेगी, उसमें तो इम्प्रूवमेंट होगी, वहाँ तो आपको उतना तो पोर्शन पक्का हो जाएगा कि यार इतना तो आ गया। सो जस्ट गिव द मॉक टेस्ट। जो नहीं आता उसके चक्कर में जो आता है उसे भी क्यों खराब कर रहे हो। सो प्लीज़ मॉक टेस्ट दो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाके दे दो, बट स्टार्ट गिविंग इट। और टेस्ट को देने के बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत करना कि टेस्ट दे तो रहो लेकिन उसे एनालाइज ही नहीं कर रहे, अपनी गलतियाँ ही नहीं देख रहे, फिर तो जो दे रहे हो वो बेकार है, फिर तो वो भी मत करो। सो अगर टेस्ट दे रहे हो तो ये सोच के दो कि उसे एनालाइज करना है, उसे गलतियाँ देखनी है और उसे इम्प्रूव करना है, बिकॉज तभी वो टेस्ट आपको एक्चुअली में बेनिफिट करेगा और तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट दे दिया, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो अपनी गलतियाँ एनालाइज करो एंड जो आपके टॉपिक्स पे निकलती है, यार ये टॉपिक है जिसके क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे या ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उस टॉपिक का आप अलग से वीडियो देखो यूट्यूब पे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। एंड उस टॉपिक के ऊपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, आपको बुक में मिल जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसे इंप्रूव करो, उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। इस तरह करते चलोगे ना और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते चलोगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। एंड ट्राई करना एक मिस्टेक नोटबुक बना लो सिर्फ फिजिक्स के लिए, जहाँ पे आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहा है आप उसे लिखो और उसे रिवाइज करते रहो ताकि वो गलती आपकी दोबारा ना हो। एंड ऑल्सो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, ये सब भी मिलेगा जो यूजुअली आप लोगों को याद नहीं होता। तो अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, और अगर आपको नहीं बनाना, नहीं बन रही, तो आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से ले लो, प्रिंट करा लो या पीडीएफ से पढ़ लो, जैसे मर्जी कर लो, बस पढ़ लो, ठीक है। तो वो सब भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसे लेकर वहाँ से पढ़ सकते हो, तो प्लीज़ पढ़ो। एंड ऑल्सो अगर किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत है या नीड है तो आप मुझे ज़रूर बताना ताकि वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। एंड एक और चीज़, अपनी स्लीप का प्रॉपर ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि स्लीप को निगलेक्ट करके बस पढ़ाई में लगे हो, बिकॉज वो आपको शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट देगा एंड उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा। तो ऐसा मत करना, प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है। मैं क्या करती थी, 6 आवर्स इन अ गो मैं लेती थी एंड देन हाफ ऑफ आवर्स की 2 नैप लेती थी। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको 7 आवर की एक साथ नींद नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, बट प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की आपको लेनी है। एंड हो सके तो बीच बीच में योगा या मेडिटेशन, जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी, वॉक पे जा सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा फ्रेश फील हो। पूरे दिन में इतनी पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद आपको मेंटली रिलैक्स मिले, तो आप वो कर सकते हो फिजिकल एक्टिविटी, या कोई और हॉबी है आपकी जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वो कर सकते हो। 15-20 मिनट उसे ज़रूर देना ताकि आप ओवरऑल रिलैक्स फील करो, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाए एंड तब आप नेक्स्ट सीट लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब के प्लीज़ मत जाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।